ओके, तो आज हम लोग बातचीत करेंगे हाउ पार्लियामेंट established control over government। संसद सरकार पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है। यहां पर जो मेजर हमारी बातचीत रहेगी वो मेजर बातचीत है टूल्स एंड टेक्निक्स। Tools and techniques of control of parliament over government। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इस बात को समझें कि संसद सरकार पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है, इसका महत्व क्या है। मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो टूल्स एंड टेक्निक्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं या नहीं समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात, व्हाई पार्लियामेंट एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल। संसद क्यों नियंत्रण स्थापित करती है। फिर पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज रियल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज रियल और थ्योरेटिकल। संसदीय नियंत्रण वास्तविक है या सैद्धांतिक। यदि वास्तविक नहीं है, सैद्धांतिक है, तो फिर पार्लियामेंट्री कंट्रोल को प्रभावशाली बनाए जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मेजर्स टू मेक पार्लियामेंट्री कंट्रोल इफेक्टिव। अर्थात संसदीय नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए किए गए प्रयास, या किस प्रकार संसदीय नियंत्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या मेजर्स हो सकते हैं, या इन पास्ट संसदीय नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं, क्या प्रयास किए गए हैं। इन सभी बातों पर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंपॉर्टेंस।
इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं। और उससे भी पहले मैं आपको यह बतला दूं कि वाई पार्लियामेंट एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट। सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों पर मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूं। वस्तुतः भारत में संसदीय शासन की प्रणाली को अपनाया गया है। इंडिया एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। In parliamentary form of government, in fact, Parliament has to take the decision. Parliament has to make the law. Parliament has to make the policies. But parliamentary system works on the doctrine of majority. अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद को निर्णय लेने होते हैं, संसद कानून बनाता है, संसद विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करता है। लेकिन चूंकि संसदीय शासन की व्यवस्था बहुमत के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं और 2 सदन में से जो फर्स्ट हाउस है वह लोकसभा कहलाता है और जो सेकंड हाउस है वह राज्यसभा कहलाता है। तो जो लोअर हाउस लोकसभा है, इसमें जिस पॉलिटिकल पार्टीज को मेजॉरिटी मिलेगा, यही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। एंड गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट लॉ को बनाने में, पॉलिसीज को बनाने में, डिसीजन को लिए जाने में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो चूंकि गवर्नमेंट पार्लियामेंट के बिहाफ पर काम कर रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, इसीलिए डिसीजन गवर्नमेंट लेता है, पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाता है, लॉ गवर्नमेंट प्रपोज्ड करता है। इन जनरल कल हम लोगों ने बातचीत भी किया था। बट पार्लियामेंट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखती है। यह कंट्रोल कैसा है? तो जनरल इन नेचर, सामान्य प्रकृति का है। जनरल इन नेचर अर्थात सामान्य तौर पर ओवरऑल संसद जो है वह सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। क्लियर है मेरी बात? अब जहां तक बात है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस यह है कि 2 चीजें हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको डिस्कशन करना है। एक हाउस लोकसभा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, एक हाउस राज्यसभा है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है, इसलिए पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत जनता का जो सदन है, जनता का जो प्रतिनिधि सदन है, वह सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है और इस माध्यम से जनता का नियंत्रण सरकार के ऊपर होता है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, यह लोगों का तंत्र है, इसमें लोगों की भागीदारी है। लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार व्यवस्था पर, शासन व्यवस्था पर लोगों का नियंत्रण स्थापित होता है। तो लोग सरकार पर नियंत्रण कैसे स्थापित करते हैं? तो लोकसभा के माध्यम से करते हैं, क्योंकि उसमें लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। तो एक तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे कि जनता का सदन सरकार के ऊपर नियंत्रण को स्थापित कर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है। दूसरा, चूंकि भारत फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है और इसमें हमें राज्यों के हितों की रक्षा भी करनी होती है, तो राज्यसभा जो है वह भी
सरकार के ऊपर नियंत्रण को स्थापित किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लोकसभा के साथ साथ, और यह राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य के हितों की रक्षा करती है और राज्य से संबंधित मुद्दों को उठाती है। यदि कोई सरकार संघीय शासन के ढांचे के विरुद्ध कार्य करती है तो फिर राज्यसभा उसकी आलोचना करती है। इस रूप में आप देखेंगे कि इसका महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस है, और क्यों स्थापित किया गया है, तो ये दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है ये आपको भली भांति प्रकार मिल गया होगा। आते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स को पढ़ने के पहले ही इस बात को आप समझ लें तो ज्यादा अच्छा है कि ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में काफी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। हम लोग भी इस पर बातचीत करेंगे कि ये टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं और इसके माध्यम से क्या क्या कंट्रोल हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये समझ के रखिए कि जब तक किसी गवर्नमेंट के पास लोअर हाउस में मेजॉरिटी है तब तक गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी प्रपोजल, कोई भी मोशन पास नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट और बहुत अधिक इफेक्टिव नहीं माने जाते हैं जब तक गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी नहीं है तो टूल्स एंड टेक्निक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट के पास जब तक मेजॉरिटी है तब तक पार्लियामेंट का जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वह इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इस बात को जानते हुए, संसदीय शासन की पद्धति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया, ऐसे प्रयास किए गए कि संसदीय शासन के नियंत्रण को प्रभावशाली बनाए जाने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। जो मुख्य प्रयास है वह समिति व्यवस्था का उदय है। वह भी एक अलग टॉपिक है। हम लोग इस बात को समिति व्यवस्था के उदय के माध्यम से पढ़ेंगे कि समिति व्यवस्था ने किस प्रकार संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और संसद की जो कई प्रकार की सीमाएं हैं उन सीमाओं को कम करने में भी समिति व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाकर संसदीय नियंत्रण को सरकार के ऊपर प्रभावशाली तरीके से स्थापित किया है। ठीक है ना। कल का जो पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल का न्यूज पढ़ा होगा, आज का पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट कमेटी होती है वो लोक लेखा समिति होती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वह क्या करती है कि सरकार के जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर हैं उसका वह ऑडिट करती है ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। कहते हैं कि सीएजी जो है वो पार्लियामेंट का ऑफिसर होता है और पार्लियामेंट के बिहाफ पर वह कंट्रोल को एस्टेब्लिश करता है। जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, उसका लीगल ऑडिट, रेशनल ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, आउटकम ऑडिट के माध्यम से वह यह सुनिश्चित करता है कि कहीं कोई इरेगुलरिटीज नहीं हुआ है। तो कल जो है वो सीएजी का रिपोर्ट जो है वह पब्लिक अकाउंट कमेटी के माध्यम से संसद के पटल पर जो है वो रखा गया है, और उससे संबंधित न्यूज जो है आज हर पेपर के हेडलाइन में है। खास करके जो बहुत विवादित था, राफेल डील, राफेल डील, राहुल गांधी बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे और सीएजी के रिपोर्ट का इंतजार चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी चूंकि सीएजी जो है वह सारे इनकम और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है और बताता है कि सरकार ने कोई इरेगुलरिटीज किया है या नहीं किया है, तो जो भी रिपोर्ट है वो आपने कल पढ़ा होगा। तो सीएजी या सीएजी के माध्यम से पब्लिक अकाउंट कमेटी
किस प्रकार से सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आज के पेपर में आया हुआ है। तो आप लोग पढ़िएगा, पूरा डिटेल में जो है वो रिपोर्ट आया हुआ है। आवश्यकता पड़े तो उसको कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम जो 2014 से पहले किए गए थे, उसके संबंध में भी CAG का रिपोर्ट था और CAG के रिपोर्ट से ही नई सरकार व्यवस्था की आधारशिला रखी गई थी। अर्थात यह माना गया था कि जो UPA गवर्नमेंट है वह करप्ट गवर्नमेंट है, बिकॉज CAG ने प्रतिकूल टिप्पणी की थी और यह CAG ने बतलाया था कि इसमें इरेगुलरिटीज हुए हैं, स्कैम्स हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई राफेल वाले में CAG ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। तो आप जानते हैं कि कोई भी समिति जो है वह किसी भी आरोप की जांच करती है और जांच करने के पश्चात जो है वह संसद के पटल पर रखा जाता है, जिससे पता चलता है कि किसी भी सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार का है और फिर उसी बिहाफ पर जो है वह हम लोग वोटिंग करते हैं इलेक्शन में। तो समिति व्यवस्था के द्वारा जो जांच है उस जांच को ही हम लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट के रूप में मानते हुए फिर इलेक्शन में हम लोग वोटिंग करते हैं और अकॉर्डिंगली जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट के फेवर में जाने का हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रकार से, चूंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रत्येक निश्चित कार्यकाल के पश्चात चुनाव होता ही होता है और इस चुनाव को समिति के जो रिपोर्ट होते हैं, समिति के जो एग्जामिनेशन होते हैं, वो काफी हद तक प्रभावित करते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, इस रिपोर्ट के महत्व को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से जो है इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एनालिसिस को, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को आप लोग डेवलप करके रखिए और बाकी जो है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको टूल्स एंड टेक्निक्स को समझना है। ओके, अब टूल्स एंड टेक्निक्स पर आते हैं। तो सबसे जो पहला टूल्स एंड टेक्निक्स है वह है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि अगर क्लास की भी बातचीत आप करेंगे, अब मान लीजिए कि टीचर अगर स्किप कर रहा हो बहुत सारी चीजों को, तो स्टूडेंट जो है अपने क्वेश्चंस के थ्रू टीचर पर बहुत ही बेटर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है। इसीलिए जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप प्रश्न पूछिए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कभी जाने मत दिया कीजिए। घर पर जब आप बैठते हैं तो घर पर बैठने के बाद बुक्स को निकालिए, बुक्स को पढ़िए, बहुत सारे डाउट्स को लेकर के आइए और सर बोले कि ठीक है आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बोले सर डाउट है और हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, तो टीचर स्किप नहीं कर पाता है। उसको प्रीलिम्स के क्वेश्चन से जोड़िए, उसको मेंस के क्वेश्चन से जोड़िए। तो ये जो आवर पर तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले आप प्रश्न के महत्व को समझिए। काल पर हम बाद में आएंगे, ये काल नहीं महाकाल है। तो महाकाल क्या है? प्रश्न अपने आप में महाकाल है। संसद के सदस्य सरकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं और ये प्रश्न सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। कहते हैं कि जब प्रश्न काल चल रहा होता है, जब क्वेश्चन आवर चल रहा होता है, तो सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर, सर के ऊपर
मानो एक नंगी तलवार लटक रही है कच्चे धागे में बांधकर। धागा कैसा है पक्का नहीं है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। धागा कच्चा है और ये जो प्रश्न है ये तलवार की भांति है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। आप लोग दिल्ली में नहीं थे, अच्छा था नहीं थे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं था दिल्ली में। और दुर्भाग्य से मेरी शादी भी होने जा रही थी, इसलिए घटना याद है। आप लोग पेपर में सुनते होंगे जामिया नगर कांड। दिल्ली में दीपावली के पहले 5 ऐसे बाजार में जहां पर बहुत भीड़ भाड़ रहता है, 5 ऐसे स्थानों पर जहां पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, दीपावली के एक दिन पहले ही हमारे बम चलाने के पहले आतंकवादियों ने बम चला दिया। और तब मैं जामिया नगर में फैकल्टी हुआ करता था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मैं एडहॉक फैकल्टी हुआ करता था, हिस्ट्री में। 2008-9 की बात है, 9 की बात है। तो पूरी कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं वो सोचिए। फिर जो है पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। आप जानते हैं कि दिल्ली की सबसे, दिल्ली छोड़िए विश्व की सबसे जो एक्टिव और अलर्ट पुलिसिंग सिस्टम है उसमें से दिल्ली भी एक है। आपको मालूम है या नहीं है मालूम? वर्ल्ड में दिल्ली पुलिस का एक नाम है, दिल्ली पुलिस का एक टेरर है, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव है। वर्ल्ड के एक्टिव पुलिसिंग सिस्टम में दिल्ली की पुलिस सिस्टम भी आती है। शाम में उन लोगों ने पटाखा चलाया, अगले दिन सुबह सुबह ही जो है जामिया नगर में इनकाउंटर हुआ। पुलिस ने इनकाउंटर किया सारे आतंकवादियों का। दिल्ली पुलिस की जो इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है वो इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इसलिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि एक तो मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, दूसरी बात हमारे बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में एसीपी और डीसीपी पोस्ट पर हैं, बहुत सारे। इवन इस एरिया का भी जो एसीपी है वो मेरा बड़ा क्लोज्ड स्टूडेंट रहा हुआ है, बहुत क्लोज्ड। उससे जुड़ी हुई कहानी भी कभी बताऊंगा। आनंद कुमार मिश्रा, लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, बहुत दुखी था। कैसे क्वालिफाई किया नहीं किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इनकाउंटर हो गया और उसमें जो है कई पुलिस वाले भी मारे गए। पूरी राजधानी में तनाव का माहौल था। शिवराज सिंह पाटिल महाराष्ट्र के धुरंधर नेता कांग्रेस के, और मेरे समान बिल्कुल स्मार्ट, बिल्कुल लंबे चौड़े मेरे समान, और स्पीकर भी रह चुके हैं। वो समझिए स्पीकर जो रह चुका हो वो अपने आप में जो है उस नेता का उस पार्टी में बड़ा वजूद होता है, बड़ा वजन होता है। स्पीकर तो पहले रहे हुए थे, अब होम मिनिस्टर थे वो। और हमारे ही समान कपड़ों के बड़े शौकीन आदमी थे वो। कपड़ा बदलने में बड़े माहिर आदमी थे। इधर दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है और 5 बार सुबह से लेकर के शाम तक में भाई साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हर बार कोट अलग अलग था, हर बार सूट अलग अलग था, हर बार टाई अलग अलग था, हर बार पैंट अलग अलग था,
हर बार जो यहां पर स्कार्फ रखते हैं वो अलग अलग तरह का था। डॉली के समान जैसे इसकी जो तेज नजर है, किसी की जो नजर है वह उस पर पड़ गई है, पत्रकार भाई साहब की, कि भाई साहब देश जो है इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, राजधानी में आतंकवादी हमला हुआ है, पुलिस वालों की हत्या हुई है इनकाउंटर में, आतंकवादियों की हत्या हुई है, धरपकड़ चल रही है पूरे दिल्ली में जोरों से, और देश के गृह मंत्री का ध्यान सूट बदलने पर है। जो हमारे विपक्षी नेता कहते हैं कि सूट बूट की सरकार है, सूट बूट की सरकार अब नहीं, 5 साल पहले थी सूट बूट की सरकार। और इसी सूट बूट के चक्कर में उनके गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल को इस्तीफा देने पर बाध्य होना पड़ा। जब संसद में उन पर प्रश्न पूछा गया कि गृह मंत्री महोदय आप ये बतलाइए कि जब देश इतने संकट में था तो आप ड्रेसिंग चेंज कर रहे थे, और वो भी दिन में 5 बार, और 5 बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और 5 बार आपका जो है वो ड्रेस चेंज था। मतलब आपका ध्यान कानून और व्यवस्था पर नहीं था, आपका ध्यान ड्रेस पर था। इधर पुलिस वालों की हत्या हो रही है, खाकी खाक हो रहा है, और आपको अपने कोट की चिंता पड़ी हुई है। भाई साहब पूरे देश में ऐसी आलोचना का कहर टूटा कि शिवराज सिंह पाटिल का पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो गया। इस्तीफा देने पर बाध्य होना पड़ा, और उसके बाद कोई चुनाव भी नहीं जीते वो, ऐसी उनकी छवि बन गई। तो ये जो प्रश्न है इसको साधारण मत समझिए, और इसीलिए इस प्रश्न की तुलना हमने नंगी तलवार से की, कि ये प्रश्न नहीं है बल्कि नंगी तलवार है जो कच्चे धागे में बांधकर सरकार के सिर के ऊपर और प्रशासकों के सिर के ऊपर बांधी हुई है। ये कब किसके सिर पर गिर जाएगा, जैसा कि शिवराज पाटिल के सिर पर गिरा, वो कोई नहीं जानता है। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न काल में संसद के सदस्यों को 3 प्रकार के प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। पहला जो प्रश्न है वह तारांकित प्रश्न कहलाता है, स्टार्ड क्वेश्चन। दूसरा जो प्रश्न है वह अतारांकित प्रश्न है, अनस्टार्ड क्वेश्चन है। और तीसरा जो प्रश्न है वह अल्प सूचना के प्रश्न है। दस दिन की नोटिस पर पूछा जा सकता है। सेम हियर, सेम हियर। लेकिन इन तीनों प्रश्नों में से जो ये अल्प सूचना के प्रश्न हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसका आंसर 10 दिनों के पहले ही दे दिया जाना चाहिए। आंसर should be given before 10 days। 10 दिन के पहले ही उत्तर दे दिया जाना चाहिए।
तारांकित प्रश्न जो है इसका मौखिक उत्तर दिया जाता है, वर्बल आंसर है, और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं का तात्पर्य है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। आपने मान लीजिए कि कोई प्रश्न पूछा और आप सेटिस्फाइड नहीं, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग अलाउड। इसका आंसर जो है वह लिखित रूप में दिया जाता है, लिखित उत्तर, इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अनस्टार्ड क्वेश्चन का रिटन आंसर है एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड। दस दिन की नोटिस पर पूछा जाता है, 10 दिन की नोटिस पर पूछा जाता है, 10 दिन की नोटिस पर पूछा जाता है, लेकिन इसका उत्तर 10 दिन के पहले दिया जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, तारांकित प्रश्न लगभग 20 प्रश्न प्रतिदिन पूछा जा सकता है, 20 क्वेश्चंस। और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है यह असीमित रूप में, अनलिमिटेड रूप में पूछा जा सकता है, असीमित रूप में, अनलिमिटेड। लगभग 230 प्रश्न प्रतिदिन पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न सीमित रूप में होते हैं, 20 प्रश्न लगभग प्रतिदिन, और तारांकित प्रश्न अनस्टार्ड 230 प्रश्न प्रतिदिन, और अल्प सूचना के प्रश्न का उत्तर 10 दिन के पहले ही दिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आवर जो है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसके पश्चात हम लोग आते हैं रिटन में ही दिया जाएगा इसका आंसर रिटन में, सॉरी वर्बल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोटिस कितना पूछ सकते हैं? लिमिटेशन नहीं है, आप पूछ सकते हैं। लिमिटेशन सिर्फ तारांकित प्रश्न में ही है। और यहां जो हमने बताया ये लगभग के हिसाब से बतला रहा हूं। मेन जो है वह लिमिटेड और अनलिमिटेड का प्रश्न है। चूंकि लिखित उत्तर दिया जा सकता है ना जिसका भी, वो अनलिमिटेड होगा। जिसका भी वर्बल आंसर दिया जाएगा वो अनलिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि सदन के पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। अगर टाइम नहीं होगा तो कैसे? लेकिन रिटन जो है वो ऑफिशियली आंसर दिया जाता है, इसलिए ऑफिशियली उसको पूछा जा सकता है। अब वर्बल में आंसर करने के लिए तो लोकसभा में टाइम होना चाहिए, राज्यसभा में टाइम होना चाहिए ना। तो जितना टाइम रहेगा उतना ही तो आप करेंगे ना। ये सब व्यवस्था पीठासीन अधिकारी